सादर प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो आज युगानुगुंज वार्षिकोत्सव का जो युगानुगुंज लिटरेचर फेस्टिवल हम लोग 11 तारीख से मना रहे हैं। हमारा स्थापना दिवस 19 जनवरी होता है। तो जो 11 तारीख से लगातार रोज़ आपको तरह-तरह के कार्यक्रम यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं हमारे युगानुगुंज के पटल पर। इसी श्रृंखला में आज कथा वाचन का कार्यक्रम है। आदर्शनी दी आ चुकी हैं। आदर्शनी श्रीवास्तव जी बहुत-बहुत प्रणाम आपको। इसी दिशा में आज कथा वाचन का कार्यक्रम है और हमारे सामने 2 महिलाएँ आ रही हैं कथा वाचन करने के लिए। एक तो शैली नारायण जी हैं और एक निवेदिता श्रीवास्तव जी। शैली नारायण जी हमारी बहुत अच्छी सदस्य हैं, हमारी संरक्षक हैं जो रजनी रंजना दी हैं, उनकी सुपुत्री हैं। और दूसरा ये खुद कथा वाचन करती हैं, इन्होंने एक युगानुगुंज का पटल बनाया हुआ है अपना सॉरी अब इन्होंने एक यूट्यूब का पटल बनाया हुआ है जिसमें ये कथा वाचन खुद भी करती हैं और बहुत सुंदर इन्होंने उसमें कहानियाँ पढ़ी हैं उस यूट्यूब में और मैं काफ़ी फ़ॉलो करती हूँ इनको। तो आज ये आपके सामने कथा सुना रही हैं हिंदी में और ऐसे ही जो निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं वो इंग्लिश में कहानी सुनाएँगी आप लोगों को। तो ये थोड़ी हम लोगों ने विविध तरह के अलग-अलग तरह के रंग लेकर के आए हैं हम युगानुगुंज वार्षिकोत्सव में और हम चाहते हैं कि आज आप लोग सुने, इन दोनों का स्वागत करते हैं और हमारे बीच जुड़ चुके नवीन जोशी नवल जी, नीरज यादव जी, आदर्शनी जी, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे बीच उपस्थित हैं निवेदिता श्रीवास्तव जी और शैली नारायण जी। बहुत-बहुत प्रणाम और स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी, हम शुरू करते हैं शैली नारायण जी की कथा से। तो शैली आप की कहानी से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आप कहानी का थोड़ा परिचय देना चाहती हैं, अपना कुछ परिचय देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। शैली जी को मैं सोलो स्क्रीन पे ले रही हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं वैसे कमेंट्स यहाँ पर दूँगी पटल पर और उसके बाद आपकी कहानी के बाद भी दूँगी। जी। जी, सबको बहुत-बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो निवेदिता जी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने इस प्रतिष्ठित मंच पे मुझे आमंत्रित करके मुझे यहाँ पे कथा का एक अवसर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। आज कहानियाँ तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं और हर राइटर एक से बढ़कर एक लिखता है तो चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको चूज़ किया जाए। तो आज मैं शिवानी जी को लेकर के आई हूँ, गौरव पंत शिवानी जी को। उनकी एक रचना यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। छोटा-सा अपना एक परिचय देना चाहूँगी। मैं एक एनर्जी काउंसलर और हीलर हूँ और तरह-तरह की अल्टरनेट थेरेपीज़ के ऊपर काम करती हूँ जैसे कि रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, टैरो कार्ड रीडर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट, इस तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे कि कहानी की शुरुआत करते हैं, मैं गौरव पंत शिवानी जी की कहानी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सती कहानी है, उसका वाचन आज करना चाहूँगी। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। गाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्य तिथि में अर्धकुंभी का मेला, उस पर प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थी। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थी। एक, जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्रियन थी। दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे ठसे होलडॉल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होलडॉलहीन यात्रा में जो सुख है वो अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। ना कुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही है साहब कहने का भय, ना सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरे साथ ही महाराष्ट्री महिला ने अपने वृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वह प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वह स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी।
दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रही थी। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक, जिन्हें पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था, औंधी कर बर्थ पर टिकाती। झुंझला कर सुराहीदान टिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती, सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी नेटवर्क आता रहेगा ना। वैसे मैं उनकी परेशानी काफी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे हाथ में ही था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपनी बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसे बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में एक भाग मिनट लेने शैली जी, गई एक सेकेंड, थी। एक मिनट। निवेदिता जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट मत करिए, क्योंकि कहानी में डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज। जी। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर था, और शायद उसी के घर्षण से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था, किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा खुरदुरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे उंगली में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थी या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते। मैं मन में सोची, मीठी लोरी की ठपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज में बटन टांगते हैं या चिमटा सरसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं है जिनकी हस्त रेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिक की दरारों से मलिन कर देती है। मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सी नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी हमारे साथ नहीं थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे और गले में दोहरी लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल बनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक उसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी।
डांट टपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फट से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था। उफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखा ढूंढना उन्होंने भाप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। वह हंसी। 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, ये अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो वे पुरुष भी मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चाटे रख दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़ उनके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। उनके बाल किसी दामी सलून में कटे सवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलांच के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना जो कि त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिन्होंने उन्हें पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछती, कभी अपनी सूर्पनखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताजा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने उस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फुट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी? नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है, क्या आप ये नहीं जानती? खादीदारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी। ऐसे गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई थी, पर क्या मैं सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देख रेख करती हूँ। ना बेन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, कह वह फिर मर्दाने रुमाल में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ।
आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुप्पा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बहन, पर अब ब्रह्मा भी मुझे अपने निश्चय से नहीं टिका सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी खिस्सा देकर सती हो गई थी। और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृत देह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई, आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसलखाने में घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में कूद गए। अजीब औरत है, क्या आप सोचती हैं ये सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंडोरा नहीं पीटता। वह हंसकर बोली, हमको तो इसका यह स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसे सती फती कोई नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रवृत्ति की भोली भाली औरतों का चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृत देह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जाओ पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताजा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन, ग्राम, नदी नाले, पुल कूदती फांदती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही एक यात्री को देख दूसरे सहयात्री को भी भूख लगाती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, इसे हम खाएंगे। ईश्वर ने यह 6 फुट 10.5 इंच दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदार कचौड़ियां थी, मसाले की गहरी परत में डूबी सब्जियां थी, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवाड़ चढ़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफर का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ा हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांकी थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटखारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वो अकेली ही हम तीनों के नाश्तेदाने को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंत्र सप्तक के डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। इसी शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची
और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा उठाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार छिड़ गई। हाय मेरी अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, अब तुम हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी। ना जाने योजान की ना थे सवारिशु थवान मुझे। समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सकते कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बहन। बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट। और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं। और सपने, कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरो के हारों से गर्दन टूटी जा रही है। बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही है। और साड़ियां, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते हैं। साड़ियों के विशाल उदधि में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह कर उठ रही है। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। हाय मेरी स्टील का बक्स! मिसेज बनोल का बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वो सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई थी। सिर फटा जा रहा है, उनका गला भर्रा गया। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, और छत के कई रेशमी साड़ियां और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को तड़प रही थी। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही व्यवस्था कर दी थी। सुना गया है कि कुकुर मुत्तों को पीसकर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा, सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है बटुआ। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था नहीं। 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देते। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। ये कहानी तो बहुत बढ़िया थी शिवानी जी की। हमने अक्सर नोटिस किया है, हमने अक्सर ही देखा है। पहले आपकी कहानी की तारीफ करते और मतलब आपने इतनी सुंदर ये कहानी मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, और लेकिन आपने जो इतनी सुंदर तरीके से एक एक भाव भंगिमा के साथ और इतना ठहर ठहर के पूरी कहानी सुनाई ना, बहुत मजा आया सुनने में दोबारा से। और बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी हुई है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि लगातार सबने बहुत आनंद लिया। और सबसे अच्छी बात है ये हम लोग ने जो पिछले साल भी हमने दास्तान गोई कराया था, लेकिन उसमें वो डिफरेंट तरह का कार्यक्रम था, और इस बार हम कथा वाचन करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है कार्यक्रम। नवीन जोशी नवल जी, वीना कुमार जी, पूनम चौहान जी, गायत्री जोशी जी, अंजू कपूर गांधी जी, दीपा मिश्रा जी, मधु खरे जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आदर्शनी श्रीवास्तव जी, रमेश चंद्रा शुक्ला जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबका इस कार्यक्रम में। नेहा भटनागर जी, डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी,
वीना कुमार जी, नीरज यादव जी, मंजू श्रीवास्तव जी, पवन कापा वरापू जी और रोली श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनीता चंद जी, ये सब जुड़े हुए हैं और सबने बहुत सुंदर मधुर आवाज, बहुत कहने की शैली, बहुत प्रभावी, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं। मैंने बीच बीच में कमेंट्स दिए हैं, काफी सारे कमेंट्स आए हैं। किसी ने, पूनम शर्मा ने लिखा है बहुत प्रभावशाली। रागिनी श्री ने लिखा है बहुत सुंदर शैली बेटा, अच्छा लग रहा है तुमको सुनकर। प्रभा शर्मा भार्गव जी लिख रही है बहुत प्रभावशाली आवाज और कहने का अंदाज लाजवाब। पंकज त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार सिन्हा जी भी बोल रहे हैं वहां बहुत सुंदर कहानी और पढ़ने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी बोल रहे हैं प्रवाहपूर्ण है। बहुत बहुत तारीफ मिली है आपको, देश विदेश में सब लोग सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो लोग जुड़े हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और बहुत मजा आया सचमुच। अब आप इस कहानी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत विश्लेषण खुद से बताना चाहती हैं आप बताइए, मैं आपको फिर से सोलो स्क्रीन में लेती हूँ। नहीं, आपने बहुत सुंदर बोला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को पढ़ करके निवेदिता जी, मुझे ये बात समझ में आई, जैसा कि हमने इस कहानी को पढ़ा और समझा, कि किसी को भी ना सहानुभूति के ड्रग्स खिला करके उसका विश्वास जीत लेना दुनिया का सबसे आसान काम है। और एक बार जब हम किसी का विश्वास जीत लेते हैं ना, तो उसके साथ छल कर जाना उससे भी ज्यादा आसान काम होता है। लेकिन सच बताऊं तो इस दक्षता को हासिल करने के लिए जो पत्थर का कलेजा चाहिए, वो हमारे और आपके जैसे साधारण और सरल हृदय लोगों के पास तो होता नहीं। लेकिन इस बात के साथ ही जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, मेरे ख्याल से काफी हद तक मैं श्योर हूँ कि बहुत से लोगों की आंखों के सामने कोई ना कोई ऐसा शख्स या वाकया जरूर आया होगा, जिसको कभी ना कभी प्रेम, सहानुभूति और विश्वास के नाम पर छला गया होगा। और फिर हमने फाइनली यही सोचा होगा, ईश्वर पे भरोसा करके हमने यही सोचा होगा कि चलो इसका इंसाफ भी ईश्वर ही करेगा। शिवानी जी की कहानी जैसे पढ़ी, तो इनकी कहानी तो जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए मेरे पास तो खैर शब्द नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि कहानी अपने दृश्यों के माध्यम से ऐसा तिलिस्म सा बांध देती है कि एक एक कैरेक्टर, एक एक जो उसका सीन बाय सीन जो हमारी आंखों के सामने आता है, उस तिलिस्म को तोड़ना किसी भी पाठक के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। और इनकी, अगर हम इनकी कैरेक्टर्स की बात करें, इनके जो चरित्रों की बात करें, किरदारों की बात करें, स्पेशली जो महिला किरदार होते हैं, फीमेल्स होते हैं, उनका जिस तरीके की चित्रण करती है वो अक्सर अतिशयोक्ति में जाता है। कोई खूबसूरत है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कोई कम सुंदर है तो काफी कम सुंदर है। सुनकर के लगता है कि अतिशयोक्ति है, लेकिन तभी भी नहीं लगता और मन करता है कि हाँ, जैसा लिखा है वो जरूर सत्य होता है। इनकी कहानी को पढ़ के इस करके सत्यता का एहसास होता है। जैसे इस कहानी में भी हमने देखा कि, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि नहीं इसमें सही ही होगा, तो ऐसा इनका एक तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए और इतनी प्रशंसा के लिए जैसा कि आपने और शैली जी, सभी लोग जानते हैं कि कहानी तो बहुत प्रभावी थी ही, बहुत सुंदर कहानी थी। आपने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, और मैं सब लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग, जो लोग कविताएं लिखते हैं, हम लोग आजकल सब लोग बढ़-बढ़ के कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और अपनी कविताएं, कहानियां सुनाने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं इधर से उधर मंचों में, किसको कितने काव्य मंच मिल जाए काव्य पाठ करने के लिए। लेकिन शैली नारायण जैसे लोग भी हैं जिन्होंने पुराने साहित्य को, पिछले जो लिख गए हैं लोग, इतना सुंदर सुंदर, शिवानी जी लिख गई हैं, कितने सारे लोग लिख गए, राहुल सांस्कृत्यायन, सबकी कहानियां उठा उठा करके ये पढ़ती हैं। इन्होंने खुद अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है और उसमें ये सारी कहानियां पढ़ती हैं। ऐसे कितने लोग हैं हमारे समाज में जो बच गए, जो कि एक्चुअली साहित्य के लिए काम कर रहे हैं बढ़ करके और लोगों को सुना रहे हैं। तो आजकल एक्चुअली पढ़ने का तो लोगों के अंदर आदत खत्म ही हो गई है। तो ये जो ऑडिबल चीजें हैं वो ज्यादा चल रही हैं, अभी तो ये यूट्यूब में चला रही हैं और मैं इनको बल्कि सजेस्ट भी करूंगी कि पॉडकास्ट वगैरह में भी ऐसा कुछ चालू करें, क्योंकि फ्यूचर इसी चीज का है। और जिस तरीके से आप लगी हुई हैं तो आप इस चीज में बहुत अच्छा कर सकती हैं। और क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम हैं जिनके अंदर ये इच्छा होती है कि पुराने साहित्य को लेकर के सबके सामने रखा जाए, तो आप सचमुच बहुत रिमार्केबल काम कर रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपकी कहानी सुन के भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच निवेदित, नमस्कार,
हमारे बीच निवेदिता श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो कि एक इंग्लिश में कहानी सुनाएंगी आप लोगों को, और मैं उनको सोलो स्क्रीन पे लेती हूँ, निवेदिता जी को। और निवेदिता, आप जो भी कहानी सुनाने वाली है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता के, और उसके बाद पूरी कहानी आप सुनाइएगा, फिर थोड़ा एनालिसिस। जी, मैं आपको सोलो स्क्रीन में लेती Hello, good evening, everybody. Greetings to you all and happy Makar Sankranti. So, as you know, today is the fourth day of Yuganugunj Literature Festival, and every day we have tried to bring to you different programs. So, today I am coming to you for storytelling, and I'll be narrating a story in English. As you just heard Shelly narrate a very beautiful story, Shivaniji's story in Hindi. Now I'm going to get you a story in English. This story is titled The Gift of the Magi. Yes, The Gift of the Magi. Author is O. Henry. So, this Magi, the word Magi, let me tell you, it refers to the three wise men you must have heard in the Bible who first brought gifts to Jesus Christ, baby Jesus Christ. When he was born, there were three men who were said called three wise men, and they brought some gifts. They were the first ones to get gifts to the baby Jesus Christ, and they were referred to as Magi. So from there only this system of giving gifts during Christmas time, the Christmas gift system has started from these three wise men called the Magi. So this story is titled "The Gift of the Magi," and it is been written by a very popular author called O. Henry. And this he wrote way back in 1905, so it's quite a old story, but very popular. And I think maybe many of you might have read it in your school texts. Generally, it was. I mean, I read it in ninth standard. Only thing, the title was slightly different. It was Delilah and Samson. So, in various ways, people have published this story. So, without further ado, first let me narrate to you the story The Gift of the Magi by O. Henry. $1.87. That was all. And 60 cents of it was in pennies. Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. 3 times Della counted it. $1.87, and the next day would be Christmas. There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it, which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home, a furnished flat at $8 per week. It did not exactly beg a description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. Also, appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity, when its possessor was being paid $30 per week. Now, when the income was shrunk to $20, they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dillingham Young came home
and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. Della finished her cry and attended to her cheeks with a powder rag. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months with this result. $20 a week does not go far. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim? Her Jim. Many a happy hour she had spent planning for something nice for him. Something fine and rare and sterling. Something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps we have seen a pier glass in an $8 flat. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. Suddenly, she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length. Now there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch, that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry, just to depreciate her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. And then she did it up again, nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. On went her old brown jacket, on went her old brown hat. With a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out the door and down the stairs to the street. Where she stopped, the sign read, Madame Sofroni, hair goods of all kinds. One flight up, Della ran and collected herself, panting. Madame, large, too wide, chilly, hardly looked the Sofroni. Will you buy my hair? Asked Stella. I buy hair, said Madame. Take your hat off and let's have a sight at the looks of it. Down rippled the brown cascade. $20, said Madame, lifting the mass with a practiced hand. Give it to me quick, said Della. Oh, and the next 2 hours tripped on rosy wings. Forget the hash metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores, and she had turned all of them inside out. It was a platinum fob chain, simple and chaste in design,
properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him, quietness and value. The description applied to both. $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. When Della reached home, her intoxication gave a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully, and critically. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? At 7 o'clock, the coffee was made, and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stair away down on the first flight, and she turned white for just a moment. She had a habit for saying little silent prayer about the simplest everyday things. And now she whispered, please God, make him think I am still pretty. The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and being burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim stopped inside the door, as immovable as a cedar at the scent of quail. His eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. Della wriggled off the table and went for him. Excuse me. Jim, darling, she cried, do not look at me that way. I had my hair cut off and sold because I could not have lived through Christmas without giving you a present. I'll grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let us be happy. You do not know what a beautiful, nice gift I've got for you. You have cut off your hair? Asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well, anyhow? I'm me without my hair, ain't I? Jim looked about the room curiously. You say your hair is gone? He said with an almost air of idiocy.
You need not look for it, said Della. It's sold, I tell you. Sold and gone too. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered, she went on with a sudden serious sweetness. But nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on, Jim? Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He enfolded his Della. For 10 seconds, let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week or a million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Don't make any mistake, Dell, he said, about me. I do not think there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. But if you'll unwrap that package, you may see why you had me going for a while at first. White fingers and nimble tore at the string and paper. And then an ecstatic scream of joy. And then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of the all comforting powers of the lord of the flat. For there lay the combs, the set of combs, side and back, that Della had worshipped long in a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. And now they were hers, but the dresses that should have adorned the coveted adornments were gone. But she hugged them to the bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and smile and say, my hair grows so fast, Jim. And then Della leaped up like a singed cat and cried, oh, oh! Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull, precious metal seemed to flash with the reflection of a bright and ardent spirit. Isn't it dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You'll have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. Dell, said he, let us put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts,
These two were the wisest of all who give and receive give, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the Magi. Thank you. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत इमोशनल स्टोरी। और जितनी तो इमोशनल स्टोरी उतना ही बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको पूरा पूरे एक्सप्रेशन के साथ आपने इसको पूरा डूब करके सुनाया और हमने डूब करके सुना। बहुत Thank you. बहुत अच्छी स्टोरी। ये भी पहले पढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरीके से आज सुनी पहले नहीं सुनी थी। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रेजेंट किया। और बहुत ये धन्यवाद। जो योगानु, वैसे तो हम पूरे साल ही बहुत सारे प्रोग्राम्स कराते हैं योगानुकुंज में, पर ये योगानुकुंज लिटरेचर फेस्टिवल में एक नए नए टैलेंट्स भी हमारे मेंबर्स के अंदर से ही निकल करके आते हैं। निवेदिता को पहली बार हम लोग ने स्टोरी टेलिंग सुनी और बहुत मजा आया। और काफी Thank सारे you. लोगों ने बहुत तारीफ करी है आपकी, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनाया। तो आदर्शिनी जी ने, पूनम शर्मा जी ने, पंकज त्रिवेदी जी लिख रहे हैं इम्प्रेसिव। और अजय कुमार सिन्हा जी ने लिखा, स्टोरी के बारे में लिख रहे हैं कि मॉरल लेसन हमको मिला गिफ्ट गिविंग के बारे में। पूनम शर्मा जी ने तारीफ करी है, सबने इम्प्रेसिव लिखा है। प्रभा शर्मा भार्गव जी लिख रही हैं। मधु खरे जी ने लिखा है ब्यूटीफुल नरेशन, निवेदिता। और सब लोग, अंजू कपूर गांधी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सब लोगों ने काफी तारीफ करी है। आभा सिन्हा जी ने बहुत तारीफ करी है, बोला वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेल नरेटेड निवेदिता श्रीवास्तव जी। शोभना तनेजा जी ने तारीफ करी है। सब लोग मेंबर्स जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जुड़े और उत्साहवर्धन कर रहे हैं आप निवेदिता का। निवेदिता, एक एनालिसिस आप अपनी स्टोरी का अपने आप सुनाएं। वीना कुमार जी आ गई हैं, बहुत तारीफ कर रही हैं। थैंक यू जी सो मच। निवेदिता, मैं आप बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और जैसे मैंने कहा, जो ये स्टोरी है, आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज समथिंग देयर, दिस स्टोरी बेसिकली हाईलाइट्स फ्यू थिंग्स। कुछ कुछ चीज़ों को ये उभार रही है ये स्टोरी। एक तो ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने जैसे पहले बताया, ये ओ हेनरी ने इस स्टोरी को लिखा था 1905 में। और इस स्टोरी में बेसिकली उन्होंने एक ऐसे लो इनकम ग्रुप के एक यंग मैरिड कपल के बारे में बताया है, जो दोज पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। जिस तरह से कैसे उनको इस गरीबी में दिन किस तरह से वो काट रहे हैं, कि छोटी छोटी उसमें एक यथार्थ आपको दिखता है कि एक उनका जो इलेक्ट्रिक बेल है वो नहीं बज रहा है, खराब हुआ है, पर पैसे नहीं है ठीक कराने को। उनका जो नेम प्लेट है उसमें से जो उनका सरनेम है उसका डी और उसमें बहुत कुछ कुछ गायब हो चुका है। बट अब वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उनको, तो दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स विच दे वांट। तो बेसिकली क्रिसमस के अवसर पे जो एक इस तरह के परिवार के ये यंग कपल है, जिनके बहुत सारे उम्मीद है, बहुत एस्पिरेशंस है, बहुत चीज़ उनकी बहुत चाहते हैं, लेकिन एक बेसिक फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये स्टोरी ऑल अराउंड इस थीम के चलती है, और एक दूसरे को वो बहुत कुछ देना चाहते हैं और उसी दायरे में रह के लेकिन देना है। तो किस तरह उनके एफर्ट्स हैं एक दूसरे के प्रति, ये बेसिकली इस स्टोरी का बहुत एक इमोशनल सेंटिमेंटल वो है कि एक मतलब जो एक कपल के अंदर एक जो एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, द इमोशंस दैट दे हैव फॉर ईच अदर, द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड द विल और द sorry, the aspiration to do for each other way and beyond what they are capable of। तो ये स्टोरी इस पे बेस्ड है। तो कुछ जो मेन चीजें हाईलाइटेड है, इसको मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगी। पहली चीज है, जैसे मैंने कहा, एस्पिरेशन, यानी जो चाहते हैं कुछ करने की। गरीब होने के बावजूद जिम और जो डेला है, दोनों के ही बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशंस हैं। उन्होंने कोई भी चीज पैसों की कमी होते हुए भी उन्होंने चाहा कि वो अपने एक दूसरे को किसी भी तरह अपने बेस्ट
ऑफर करें, बेस्ट गिफ्ट्स क्रिसमस के मौके पे ऑफर करें। तो इसके लिए चाहे उस डेला को अपनी सबसे बहुमूल्य चीज जो उसके लंबे घने बाल थे वो बेचने पड़े, चाहे जिम को अपनी जो पुश्तैनी गोल्ड वॉच थी, समथिंग विच ही हैड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, it passed on from the grandfather to the father to Jim. तो such valuable possessions जो हैं, they were ready because they had that aspiration. उनके पास वो चाहत थी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज इसमें से उभर के आता है कि अगर इफ यू एस्पायर फॉर समथिंग यू विल फाइंड अ वे। आप एक तरीका खोज ही लोगे, चाहे जितने भी आपको रिस्ट्रिक्शन हो, जितने भी दायरों से आप बंधे हो। तो ये इन दोनों के, ये पहली चीज इसमें मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में एस्पिरेशंस, चाहते, इसको इस ऑथर ओ हेनरी ने उभारा है। दूसरी बात ये निकलती है कि हालांकि जिम और डेला दोनों का जो एक मोटिव था, मकसद था, वो एक दूसरे को खुश करना था बेसिकली। कि जो डेला चाहती थी जिम की जो इतनी अच्छी वॉच है वो इतने पुराने लेदर स्ट्रैप में बांध के रखते हैं, तो उसका एक अच्छा सा चेन होना चाहिए। तो वो अगर चेन मिल जाएगा तो गोल्ड वॉच जो अभी वो स्लाइली, यस यूज द वर्ड स्लाइली देखते हैं, चुपके से देखते हैं, शर्म आती है कि वो इतनी सुंदर गोल्ड वॉच के साथ ओल्ड लेदर स्ट्रैप है, उसको अच्छे से देखने के लिए अगर एक बढ़िया फॉब चेन, जिसे कहते हैं सिंपल चेस्ट कीमती चेन जो वॉच में आप लगाते हो, वो अगर उसके पास हो तो बेसिकली उसका भी इरादा उनको खुश करने का है। और जिम का जैसे इन्होंने बताया था कि डेला ने बहुत बार एक सेट ऑफ कोम्स देखा था, हालांकि वो बहुत ही मतलब बहुत कीमती था और उसके बाल लेकिन लगता था जैसे डिजर्व करते हैं। तो एक उसको हमेशा से एक डिजायर थी कि काश मैं ये कोम्स मेरे को मैं खरीद पाती, बट वो रियलिटी में रहती थी तो शी न्यू कि जो अभी उन लोगों की स्थिति है, शी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग द सेट ऑफ कोम्स। बट जिम को इसकी इस चाहत के बारे में, इस डिजायर के बारे में ही न्यू अबाउट इट। तो उसको क्रिसमस के मौके पे ही एस्पायर्ड, उसको लगा कि मैं कैसे खुशी दे सकता हूँ डेला को, अगर उसको जो ये चीज चाह रही है अगर मैं उसको खरीद के उसको दे दूँ। तो बेसिकली मकसद तो इनका दोनों का एक दूसरे को खुश करना था। बट जो पॉइंट यहाँ उन्होंने हाईलाइट किया है कि इस चीज को करने में जो उन दोनों ने किया, दिस शोड द फुलिशनेस, थोड़ी सी उनमें बेवकूफी दिखाई कि जो आपके पास सबसे बहुमूल्य चीजें थी, सबसे ट्रेजर चीजें थी, वो आपने बेच डाली बिना एक दूसरे से पूछे। तो वो उसके लिए वॉच के लिए चेन ले रही थी, उन्होंने वॉच भी बेच डाली, तो चेन कहाँ लगाते। और उसने कोम्स दिए उसको और उसने पहले ही बाल कटवा लिए, तो वो कोम कहाँ लगाती। तो बेसिकली दिस एक्ट वाज एन एक्ट ऑफ फुलिशनेस। ओके, तो ये एक इससे एक हाईलाइट होता है कि जो रिजल्ट क्या रहा कि एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में दे डिड समथिंग रियली फुलिश विदाउट आस्किंग ईच अदर, विदाउट नोइंग that what they're trying to give to each other at the moment the other person is not going to have, he's selling the same thing जिसके लिए वो खरीदा जा रहा है। तो this was another thing which I felt in the story। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि ये गिफ्ट फॉर द टाइम बीइंग कि ये बेकार हो गए। हालांकि डेला कहती है कि मेरे बाल जल्दी ग्रो कर जाएंगे, बट यू नेवर नो एंड जिम कब अफोर्ड कर सकेगा दोबारा उस तरह की पुश्तैनी वॉच खरीदने के। सो दिस वाज एन एक्ट ऑफ फुलिशनेस। जो तीसरी चीज जो मुझे लगी और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये लगी और उभर के भी आती है, जो यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि आयरॉनिकली ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक जगह ऑथर ने उभारा है कि उन दोनों का ये एक्ट एक दूसरे को गिफ्ट्स देने का बहुत फुलिश था, लेकिन दूसरी तरफ वो यही कह रहे हैं कि उनके गिफ्ट को ही इज कंपेयरिंग इट विद द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। और मेजाई, एज आई टोल्ड यू, वो द 3 वाइज मैन। तो जो वाइज मैन है वो वाइजली ही सोचते हैं और जो गिफ्ट उन्होंने जीसस क्राइस्ट को दिए वो वाइज गिफ्ट्स ही थे। तो एक जगह तो वो आयरनिकली उनको कह रहा है कि वो फुलिश थे, बेवकूफ थे, दूसरी जगह वो
उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके गिफ्ट जो थे वो it is comparable to the gift of the Magi. Now, how come he's saying this? So, according to me, why he's saying this is because he's looking at the intention behind that foolish act. क्या उसका मोटिव था, क्या मकसद था? बेसिकली बेस में, फाउंडेशन में क्या था? उन दोनों का इनवैल्यूएबल लव फॉर ईच अदर, जो एक बिल्कुल घनिष्ठता थी, जो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ज्यादा प्यार, एक दूसरे, असीम प्यार जिसे कहते हैं, जो एक दूसरे के लिए था, वो भावना। और साथ साथ इस भावना को लेकर कितने लोग होते हैं जो अपने लोगों के लिए अपनी सबसे कीमती चीज सैक्रिफाइस कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो एक ये जस्ट टू प्लीज ईच अदर, दिस सेंटिमेंट ऑफ और दिस एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, ये त्याग करने का एक्ट, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये एक उभर के आता है, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस एक्ट सच ए लवली एंड वाइज एक्ट। इसीलिए जो ऑथर है एक जगह उनको पुलिस भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल बात है, लोगों में आम में ये नहीं होता है कि जो आपकी सबसे ट्रेजर्ड चीज है, सबसे कीमती बहुमूल्य चीज है, वो किसी दूसरे के लिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हो just for the sake of love. So this is telling people that if you, in case you are a very emotional, you have a strong bonding with people, your love is so strong that it is ready to sacrifice, वो त्याग करने के लिए भी तैयार है, just for the happiness of the other person. So this is what comes out, and ironically you can say that in this story the young couple, इन प्रैक्टिकलिटी देयर एक्ट वाज फुलिश, कि ऐसी चीजें ली जो एक दूसरा इस्तेमाल ही नहीं कर सका। बट एज अ होल अगर ओवरऑल देखें तो ये स्टोरी ये भी उभारती है कि ऐसा एक्ट ऑफ लव, एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस, इट इज कंपेरेबल टू द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, इट इज कंपेरेबल टू द थ्री वाइज मैन। इट शोज दैट दे हैड अ very very strong bonding, and that is why this story revolves around these two characters. And I hope you have been able to understand it properly. So that is all from me. Thank you. थैंक यू निवेदिता, बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करी। तो हमने दो कहानियां सुनी आज, एक शैली नारायण जी ने सुनाई और एक निवेदिता श्रीवास्तव जी ने। तो शैली नारायण जी ने जो सुनाई स्टोरी, उसकी मॉरल जो यही निकला कि हमको, ठीक है, हमको अपने दिल को तो अपने साथ रखना ही चाहिए, बट अपने दिमाग को जरूर अपने साथ रखना चाहिए, खासकर जब हम यात्रा कर रहे हैं, अनजान लोगों के साथ हैं, तो दिमाग खोल करके सोचना चाहिए थोड़ा, और दूसरों की दी हुई चीजें जरा कम खानी चाहिए। और निवेदिता श्रीवास्तव जी की जो स्टोरी थी उसमें बेसिकली यही है कि वो उन दोनों ने एक दूसरे को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो दोनों सरप्राइज देना चाहते थे, और जो सरप्राइज देने में जो दूसरे के चेहरे पे जो खुशी होती है वो एक अलग तरीके से, बता करके गिफ्ट देने में और बिना बता के सरप्राइज देने में वो खुशी कुछ अलग होती है। तो वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पे वो सरप्राइज वाली खुशी देखना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो खुशी वो देखना चाहते थे उससे भी ज्यादा खुशी उन लोगों को मिली कि उनको ये लगा कि इन्होंने सबसे अपनी कीमती चीज हमारे लिए उन्होंने लॉन्ग हेयर बेच दिए, इन्होंने स्ट्रैप बेच दिया, वो उन्होंने घड़ी बेच दी, सॉरी। तो हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी निवेदिता श्रीवास्तव जी की भी। दोनों ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन के साथ सुनाई, और आज मजा आ गया और बहुत अच्छा रहा ये कथावाचन का हमारा जो प्रोग्राम था। और आगे हम ऐसे भी प्रोग्राम लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। और जो भी श्रोता अभी तक जुड़े हुए हैं, पूनम शर्मा जी, तरुणा सचदेवा जी, आभा सिन्हा जी, रागिनी श्री जी, मधु खरे जी, शोभना तनेजा जी, सरोज कौशिक जी, वीना कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभा शर्मा भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित होने के लिए और सबका उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी और निवेदिता जी। बहुत Thank you धन्यवाद for आपका, giving the opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद।